जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। फाइन सर। बरसात की क्या अवस्था है भाई आप लोगों के यहाँ? अच्छी बारिश हो रही है सर अब। हमारे यहाँ तो सर बहुत जबरदस्त वाली बस हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी। यही हो रही है सर, यहाँ पे भी जबरदस्त हो रही है। सहारनपुर की सर जो इतनी अच्छी हो रही है, मूंगफली वगैरह सूख नहीं रही है। हमारे यहाँ तो जो सहारनपुर नगर के मध्य से बहने वाली दो नदियाँ हैं, दोनों उफान पे हैं। ठीक है, सहारनपुर नगर के मध्य से दो नदियाँ होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं सदब? सर हमारे यहाँ से नदियाँ तो सर ऐसी ही निकल रही है, और गंगा नदी शायद। क्या बताया आपने? मैं समझ नहीं पाया। सर इस वक्त सर गंगा नदी। देखिए सदब, आपको अपने जनपद की भौगोलिक और शहर की भौगोलिक स्थिति से अवगत रहना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। सर हमारे शहर में तो धमोला है। हाँ तो डमोला भी तो नदी। धमोले का तो हमें पता है सर। हाँ तो डमोला नदी है, पाँव दोई नदी है। सर दो धमोले का तो हमें पता है। हाँ, जी। हाँ तो दो नदियाँ हमारे शहर से होकर गुजर रही हैं। वो हमारी क्या बोलते हैं बदकिस्मती है कि हमने उन नदियों को नाले में कन्वर्ट कर दिया है। तो डमोला कोई नाला नहीं है, डमोला नदी है। यही तो ना सर, तभी तो मैंने कहा यहाँ शामपुर में कोई है नहीं, उनको तो नाले बोलते हैं। हमारे यहाँ तो फेमस जो है नाले हैं। नहीं नहीं, वो नाले तो इंसान नामक प्राणी ने ना जो अपनी स्वार्थ के लिए ये जीवनदायिनी नदियां हैं। और पाँव धोई नदी तो डायरेक्ट गंगा का स्रोत बताया जाता है। ये हमारे सांकलपुरी से निकली हुई है, कोतवाली देहात में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और ये आती है धोबी घाट होते हुए जो आ रही है, ये पाँव धोई नदी है। और जो एसएसपी की कोठी के पीछे से आ रही है वो डमोला नदी है। और इनका दोनों का संगम होता है सपना टाकीज़ पे, पुराना सपना टाकीज़। तो ये दोनों नदियां जो हैं अपने पूरे उफान पे हैं, और इन्होंने अपने आप को पूरा स्वच्छ कर दिया है। बिल्कुल साफ निर्मल जल बह रहा है आज की डेट में उसमें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि कई बार पढ़ाते हुए अगर कहीं मतलब कि फ्लो में डीजे शब्द या एडीजे शब्द अगर आ जाता है ज़बान पे, तो उसे सीआरपीसी के नज़रिए से आप सेशन जज और एडिशनल सेशन जज समझें। ठीक है ना, वो फ्लो में कई बार डीजे और एडीजे निकल जाता है, जबकि जब हम सीआरपीसी पढ़ रहे होते हैं तो सीआरपीसी में वो शब्दावली सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, उसे ऐसे समझें। ठीक है, क्लियर है भाई? तो 21 देखते हैं। सेक्शन 21 बात कर रहा है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। अभी हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली धारा 20 में जो है हमने जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पढ़ा था, और 21 बात कर रहा है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट executive magistrate to be known as special executive magistrate for particular areas or for performance of particular functions, and confer on such special executive magistrates such of the powers as are conferable under this code on executive magistrate as it may deem fit। तो 21 जो है वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में बात करता है, और 21 कह रहा है कि राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या किन्हीं विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे
इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझें। तो यहाँ अवधि की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में अवधि की सीमा पढ़ी थी, सेक्शन 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बताया गया था, तो कितनी सीमा वहाँ अवधि की सदप हमने पढ़ी थी। सदप सेक्शन 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए कितनी समय सीमा धारा 13 ने बताई थी हमें? एक वर्ष। हाँ, 1 ईयर सर। हाँ 1 ईयर मैक्सिमम, ठीक है ना। हाँ, 1 वर्ष से अनधिक शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है उन्हें 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, मैक्सिमम 1 ईयर है। 1 वर्ष से अधिक में एक बार में धारा 13 की जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है वो नहीं की जाएगी। वहीं 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताई है, ठीक है। तो अगर समय सीमा पे कोई सवाल आ जाए, तो अगर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में सवाल हो तो आप बताएंगे कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, ये कितने भी समय के लिए जितना राज्य सरकार उचित समझे, ये लिखा हुआ है इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है, नियुक्त कर सकती है। और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है। तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कुछ विशेष शक्तियां जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो सारी भी दी जा सकती हैं, उनमें से कुछ भी दी जा सकती है। तो धारा 21 जो है वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में बात करती है, और धारा 22 इसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करती है। धारा 22 बता रहा है कि लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कंट्रोल किसका रहेगा? राज्य सरकार का। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrates may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this code। तो धारा 22 कह रहा है कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट महोदय ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की जो लोकल अधिकारिता है उसको जो है वो फिक्स कर सकती है, ठीक है। और समय समय पर क्या किया जा सकता है? सीमाएं परिनिश्चित की जा सकती हैं। मान लीजिए किसी एरिया के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई बैठाया और फिर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कुछ एरिया का कोई काम जिस पर्पज के लिए उसे बैठाया गया था वो कंप्लीट हो गया, तो उसका क्षेत्राधिकार जो है वो चेंज किया जा सकता है, विनिश्चित किया जा सकता है, परिनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। और कह रहे हैं कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। तो सेकंड में ये बता दिया कि अगर कोई परिनिश्चय नहीं किया हुआ है उपधारा 1 के अनुसार, 22 की उपधारा 1 के अनुसार यदि उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई परिनिश्चय नहीं किया गया है तो 2 ये कह रहा है कि ऐसे परिनिश्चय के अभाव में ऐसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो क्षेत्राधिकार होगा वो सर्वत्र जनपद होगा, पूरे ज़िले में उसे कार्य करने का राइट होगा यदि और जब तक उपधारा 1 के अनुसार कोई विशेष क्षेत्र उन्हें आवंटित ना किया गया हो, ठीक है। क्लियर है भाई? 22 का 2। सर इनको ओएसडी भी बोलते हैं, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को? ना ओएसडी तो वो होता है क्या बोलते हैं उसके, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो ओएसडी होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी, ठीक है। ओएसडी शब्द इनके लिए यूज नहीं होता, ये तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। ओएसडी शब्द इनके लिए यूज नहीं होगा। ओएसडी एक अलग किस्म का आइटम होता है, उसको किसी भी बड़े अधिकारी के साथ लगाया जा सकता है, किसी मंत्री के साथ लगाया जा सकता है ओएसडी,
ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD की फुल फॉर्म है, ठीक है। और 23 कह रहा है भाई कि सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, उनकी अधीनस्थता बताई जा रही है 23 में। और ये कह रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अदर देन द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट exercising powers in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate, subject however to the general control of the district magistrate। तो 23 का एक ये कह रहा है कि अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न, तो यानी कि अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो अपर जिला मजिस्ट्रेट को आप अलग रख दीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं है। कह रहा है कि अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। जी। और सेकंड कह रहा है डिस्ट्रिक्ट सर मजिस्ट्रेट, हमें नहीं समझ में आया। अच्छा क्या समझ में नहीं आया कल्पना? सर हमें नहीं, जी सर। सेकंड वाला पार्ट समझ में आया कि पहले वाला? सर हमें ये समझ, पहले वाला ही सर नहीं आया ये। अच्छा देखिए, आपको हमने कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के विषय में बताया था। सबसे बड़ा कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है जिले में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। वो सामान्यतः जनपदों में 2 पाए जाते हैं, ADM-E और ADM-F, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ADM-E और ADM-F, क्या फुल फॉर्म होती है E और F की? जी प्रवेश भाटी जी। जी सर इसमें ADM जो E है वो एग्जीक्यूटिव होता है और F जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। बहुत बढ़िया। देखिए ADM-F जो है वो वित्तीय मामले देखता है और ADM-E जो है वो एग्जीक्यूटिव मामले देखता है। DM का एक तरह से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होते हैं ये, लेकिन ये कहा गया है कि ये डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। इनके स्थानों में अगर परिवर्तन करना है, इनके क्षेत्राधिकार में कोई चेंज करना है तो DM हैज़ नो राइट टू चेंज, उसके लिए राज्य सरकार ही करेगी। क्योंकि यहाँ बता दिया गया है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो इन लोगों को छोड़ के सब जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो सब किसके मातहत हैं, किसके सबऑर्डिनेट हैं? जिला मजिस्ट्रेट के। और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न, जी, और उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। मान लीजिए कोई उपखंड में कोई मजिस्ट्रेट कार्य कर रहा है अन्य, ठीक है, एक तो SDM है ही है, उसके अलावा भी कोई वहाँ कोई विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया हुआ है, तो उसके बारे में बताया है कि वो जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। तो जो वहाँ स्पेशल कोई कार्य करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है तो वो क्या बताया है कि वो जो उस एरिया का उपखंड मजिस्ट्रेट होगा DM के नियंत्रण में रहते हुए उसके अधीनस्थ होंगे। कल्पना समझ आया कुछ? जी जी कुछ क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह हो गए, DM वगैरह हो गए, ये लोग इससे मतलब इससे क्या रिलेशन है इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट से? इसमें CRPC में क्या कर रहे हैं, जबकि ये तो अलग हो गए ना। देखिए CRPC जो एक्ट है ना, वो CRPC एक्ट जो है आपको केवल न्यायपालिका से संबंधित मामले नहीं बता रहा है, ये आपको कार्यपालन क्षेत्र के बारे में भी बताएगा, ये आपको पुलिस के क्षेत्र में भी बताएगा, है ना, ये आपको न्यायपालिका के क्षेत्र में। तो ये जो एक्ट है ये समान रूप से पुलिस के विषय में भी बात करेगा, ये न्यायिक जो हमारा विभाग है, न्याय विभाग है, उसके विषय में भी बात करेगा, जुडिशियल अफसर के बारे में बात करेगा, और ये साथ ही साथ
कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में भी बात करेगा। आने वाली कुछ धाराएं ऐसी होंगी जहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही काम करेगा उन पे। उदाहरण के तौर पे 107(17) की कार्रवाई है, 151 की कार्रवाई है, 133 की कार्रवाई है, 145 की कार्रवाई है। ये धारा बोल रहा हूँ मैं सीआरपीसी की। तो वहाँ इन धाराओं से संबंधित मामले कौन देखेगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट देखेगा। शांति भंग में 151 में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश नहीं किया जाता, उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है। तो इसलिए सीआरपीसी को आप सोलली एकल रूप से केवल जुडिशियल पैमाने से ना देखें। जो सीआरपीसी है ये एक वृहद एक्ट है, ये आपको जुडिशियल में भी काम आएगा, पुलिस संबंधी कार्रवाई भी इसी में बताई जाएंगी, है ना। आपकी गिरफ्तारी वगैरह मामला, एक एफआईआर वगैरह, वो सब यहीं से तो होती हैं। तो इसको केवल आप तो फिर सर जो पुलिस एक्ट जो बना हुआ है वो इससे ही कनेक्टेड है सर? देखिए, पुलिस एक्ट अलग कहानी बताएगा, वो पुलिस की बहुत सारी व्यवस्थाएं बताएगा, पुलिस के आंतरिक मामले समझाएगा, पुलिस का कैसे निर्माण किया जाएगा वो बताएगा। तो ये सारे एक्ट आपस में कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन सीआरपीसी को आप केवल अपना ये सोचें कि ये तो केवल जुडिशियल मामलों से ही रिलेटेड है, तो आप इसे थोड़ा सा वृहद दृष्टिकोण से देखें। इस एक्ट को आप जो है केवल और केवल कोर्ट प्रेमिसेस से ना जोड़ें। ये कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर भी काम करता है। थाने में एफआईआर लिखी जाएगी तो सीआरपीसी के माध्यम से ही लिखी जाएगी। 151 का चालान होगा तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही एक्शन में आएगा। 133 की कार्रवाई होगी, 145 की कार्रवाई होगी, 107(17) की कार्रवाई होगी, तो सारी कार्रवाइयाँ कहाँ से होंगी? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से होंगी। तो इसलिए सीआरपीसी को आप जो है थोड़ा सा मतलब कि कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर भी निकलने दें। क्लियर हो गया? यस सर। सब सुबह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और 23 का सेकंड कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स सबऑर्डिनेट टू हिम एंड एज द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों से में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि वो अपने जो है उनके अधीनस्थ मजिस्ट्रेट्स लोग हैं उनके बारे में कोई कानून नियम बनाए, उनके बिजनेस कार्य वितरण के बारे में कोई नियम बनाए, विशेष आदेश दे, सामान्य आदेश दे, ठीक है। तो अगले वाली धारा जो है वो सेक्शन 24 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, लंबी धारा है, ध्यान से समझिएगा, सवाल संभव है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये शब्द आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, फिल्मों में ज़्यादा सुना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है कि नहीं? क्यों एनू? यस सर। फिल्मों में ज़्यादा सुना होगा ना। तो 24 का जो एक है सब क्लोज 1 जो है 24 का, वो बात कर रहा है फॉर एवरी हाई कोर्ट, ठीक है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर and may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be। तो जो 24 का सब क्लोज 1 है, तो 24 का क्लोज 1 है एक्चुअली, नॉट सब क्लोज। 24 का क्लोज 1 बात कर रहा है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो ये बात 24(1) जो बात कर रहा है वो हमारे
उच्च न्यायालय के अंदर जो लोक अभियोजक है उसके विषय में बात कर रहा है। तो उच्च न्यायालय में जो राज्य सरकार का वकील होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? महाधिवक्ता जी, अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल। यस सर, अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल होता है। जी, एडवोकेट। हाँ, तो 24(1) जो बात कर रहा है वो एडवोकेट जनरल की बात कर रहा है, और वो एडवोकेट जनरल के साथ साथ अन्य एजीए भी नियुक्त किए जाते हैं वहाँ। एडिशनल गवर्नमेंट अटॉर्नी उन्हें कहिए, है ना। तो बहुत सारे वो उन सब लोगों का क्या कार्य है? उन लोगों का कार्य क्या है कि वो वहाँ सरकार की पैरवी के लिए खड़े होते हैं, और सरकार किसके लिए पैरवी करती है वहाँ? पब्लिक के लिए पैरवी करती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है उन्हें? लोक अभियोजक, सीआरपीसी की भाषा में। देखिए, ये लोक अभियोजक शब्द जो है सीआरपीसी में है, लेकिन इस पदनाम को कई स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, जितेंद्र जी अपना माइक ऑफ कीजिए, आपका माइक ऑन है जी। 24(2) बात कर रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। ये कह रहा है केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के लिए प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो जिला स्तर पर भी जो है लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी की जा सकती है। 24(2) यही कह रहा है। ठीक है, और नंबर 3 कह रहा है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। और 24(3) में राज्य सरकार को क्षमता दी है कि वो राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी, और उसके साथ साथ अन्य एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक, एडिशनल भी हो सकते हैं, असिस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल एडिशनल शब्द लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जो शब्दावली यहाँ लोक अभियोजक के रूप में आ रही है, हमारे यहाँ यूपी में क्या कहा जाता है इनको भाई? डीजीसी और एडीजीसी कहा जाता है। 24(3) पे लिख लीजिए। जो हमारे यहाँ डीजीसी महोदय और एडीजीसी महोदय हम बोलते हैं, वो 24(3) के माध्यम से उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। और दूसरा इसका 3 का प्रोविजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड आल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहा है कि ये जो एक ज़िले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति की गई है वो अन्य ज़िले के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी कोई रोक नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही ज़िले का लोक अभियोजक होगा। अगर राज्य सरकार की नरम निगाह है उस पर, तो उसको दूसरे ज़िले का भी बनाया जा सकता है। इज़ दैट क्लियर? और इसका चौथा पार्ट कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करता है, और वो पैनल तैयार करने के बाद ये वो भेजता है रिपोर्ट उसकी कहाँ, राजधानी में भेजेगा, लखनऊ भेजेगा, न्याय विभाग में भेजेगा कि भाई ये व्यक्ति हैं, मेरी राय में ये कंसल्ट किससे करेगा? सेशन जज से। और साथ में पैनल तैयार कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट। और पैनल तैयार करने के बाद उसको कहाँ भेजेगा? ऊपर भेज देगा लखनऊ, कि वहाँ से उनके नाम के एक सूची जाएगी, और उनमें से फिर वहाँ जिसका पपलू फिट होगा उसकी नियुक्ति होके आ जाएगी। पपलू फिट होना तो समझते होंगे आप। ये टोटल पॉलिटिकल अप्रोच की पोस्ट बन के रह गई है आज की डेट में।
तो जिसका राज्य सरकार में ठीक ठाक पौवा फिट है वो डीजीसी एडीजीसी बन के आ जाता है। और वैसे मणिपुर हाई कोर्ट की रूलिंग भी चलती है, बताते हैं, सुना है हमने भाई। ठीक है। नंबर 5 कह रहा है नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम appears in the panel or names prepared by the district magistrate under section 4। और 5वां कह रहा कि कोई व्यक्ति जब तक लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि नंबर 4 धारा जो 24 का 4 पढ़ा है हमने, यदि उसका नाम उस पैनल में नहीं है तो उस पैनल में नाम होना एक क्या है, प्राथमिकता है, मतलब फर्स्ट उसकी कंडीशन है कि आपका नाम वहाँ होना चाहिए, तभी आपको इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा। इसका प्रोविजो भी है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सूटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कार्डर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। और ये कह रहा परंतु जहाँ राज्य सरकार की राय में ऐसे कार्डर में कुछ छोड़ दिया गया, हमने नंबर 6 छोड़ दिया, पहले नंबर 6 पढ़ते हैं। हाँ सॉरी जी 6 नंबर बात कर रहा है, ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 5 वेयर इन ए स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the persons constituting such cadre। तो ये जो कार्डर की बात की जा रही है नंबर 6 में, ये वो कार्डर है जो अभियोजन अधिकारियों का कार्डर है, जो हमारे पीपी एपीओ वगैरह जो होते हैं, पीओ एपीओ। देखिए ये इनकी भर्ती जो है नंबर 6 वाले जो बात बताई है, इनकी भर्ती आयोग के द्वारा की जाती है। और जिसे हम सहायक अभियोजन अधिकारी के नाम की परीक्षा, एपीओ की परीक्षा के नाम से जानते हैं, वो नंबर 6 में बात की जा रही है उसके विषय में। तो ये कह रहा है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कार्डर है, वहाँ राज्य सरकार ऐसा कार्डर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक का अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेंगे, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि आपके पास ऐसा कार्डर उपलब्ध है तो आप लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक उसी कार्डर में से नियुक्त करेंगे। ठीक है। लेकिन प्रोविजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सूटेबल पर्सन इज अवेलेबल इन सच कार्डर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। और परंतु 6 का परंतु कह रहा कि जहां राज्य सरकार की राय में ऐसे कार्डर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। तो हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है भाई, हमारे यहाँ यूपी में जो नंबर 6 है, नंबर 6 का पालन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ डीजीसी एडीजीसी हमेशा पैनल में से ही बनाए जाते हैं और बहुत कम स्थिति होती है, कुछ विशेष न्यायालयों में बैठा दिए हैं एसपीपी वगैरह, है ना। तो नंबर 6 का पालन हमारे यहाँ नहीं किया जा रहा है, इसके प्रोविज़ो के अधीन हम चल रहे हैं। कई बार ये चर्चा भी चलती है कि इसको एडीजीसी और डीजीसी का जो सिस्टम है इसको ख़त्म करके डायरेक्ट जो है वो आयोग वाले लोग ही डीजीसी बनेंगे, वही एडीजीसी बनेंगे, मतलब आपकी जो सेशन कोर्ट है उसमें भी पैरवी के लिए उन्हें खड़ा किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो एपीओ वगैरह होते हैं इनसे पैरवी कहाँ कराई जाती है, लोअर कोर्ट्स में कराई जाती है। और जहाँ तक सेशन कोर्ट का मामला है तो सेशन कोर्ट के लिए वो जो है वहीं अधिवक्ताओं में से ही डीजीसी और एडीजीसी का चुनाव करते हैं। या तो उनको इनकम्पिटेंट मानते हैं कि भाई ये भी बच्चे हैं, एपीओ पढ़ के आए हैं, एग्ज़ाम दे के आ गए, और जो अधिवक्ता वहाँ वकालत कर रहे हैं 7 साल की वकालत, इसमें मिनिमम अहर्ता आगे बताई जाएगी। ठीक है। अब
व्हाट इज़ द रीज़न आई डोंट नो, बट कुछ स्टेट हैं ऐसे जहाँ के रेगुलर काडर ही चल रहा है, जैसे हरियाणा है ना, और जो शायद एमपी भी शायद ऐसा ही है, एडीपीओ की भर्ती वहाँ की जाती है, और हरियाणा में की जाती है कौन से पद की भर्ती बोलते हैं उसको, एडीए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पदनाम से इन्हें बताया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली वो सब लोक अभियोजक ही हैं, समझ रहे हो ना भाई अमित भाटी जी सर जी। ये अलग अलग स्टेटों में उनको अलग अलग नाम से हाँ पुकार लेते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से कोई चिंटू, पप्पू, मुन्नू, टुन्नू कुछ भी नाम रख लिया उन्होंने। बेसिकली वो लोक अभियोजक ही हैं, समझ गए। और इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सबसेक्शन रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मीन्स ए कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स देयर इन द पोस्ट ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई वाट एवर नेम कोल्ड। ये आ गया देखो, बाई वाट एवर नेम कोल्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वही मैंने आपको बात बताई मुन्नू टुन्नू का उदाहरण देते हुए, तो ये एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। एंड विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाई वाट एवर नेम कॉल्ड टू दैट पोस्ट। इसका स्पष्टीकरण कह रहा कि अभियोजन अधिकारियों का नियमित कार्डर से जो मतलब है, अभियोजन अधिकारियों का वह कार्डर है, अभिप्रेत है, जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद सम्मिलित हो, ठीक है, पद सम्मिलित है, और जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक की चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। तो जो एपीओ है वो प्रमोशन होकर पीओ होगा, ठीक है ना। और बी में कह रहा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स मीन्स ए पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस कोड। और अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। तो हमने नाम के विषय में चर्चा की है कि नाम कुछ भी हो सकता है, कहीं पे इसको एपीओ बोला जाता है, कहीं एडीपीओ बोला जाता है, कहीं एडीए बोला जाता है। तो उस नाम पे मत जाइएगा, मूल तत्व जो है वो धारा 24 में ही निहित है सीआरपीसी। किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो कनेक्टेड यहीं से है, उसका नाम चाहे कुछ भी हो। और इसकी उपधारा 7 कह रही है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ he has been practiced as an advocate for not less than 7 years। और नंबर 7 में बता दिया है 7 वर्ष की ही अर्थता है। तो याद रखने के लिए बहुत बढ़िया आपका यहाँ कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि 24 के उपधारा 7 में ये बताया है कि कम से कम 7 वर्ष का विधि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ही लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इज दैट क्लियर। और 8 कह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ केसेस अ पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो 24 के 8 में बताया गया है, ये आप देखते हैं जैसे पोक्सो में जो लोग हैं वो एडीजीसी पद नाम से नहीं जाने जाते, वो एसपीपी के नाम से जाने जाते हैं। SC ST में अगर कोई नियुक्त किया गया है तो वो भी एसपीपी है, कोई बिजली में नियुक्त किया गया है तो वो भी एसपीपी है। वो 24/8 के तहत नियुक्त किए जाते हैं, और 24/8 के तहत नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव चाहिए। सामान्य डीजीसी एडीजीसी के लिए तो 7 वर्ष की अनुभव चाहिए, और एसपीपी के लिए जो है वो कम से कम 10 वर्ष की अनुभव चाहिए। और 8 की नियुक्ति के लिए जो वो पैनल वैनल की व्यवस्था है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधा जाइए, जुगाड़ लगाइए और अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ जाइए, ठीक है। परंतु प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू इंगेज एन एडवोकेट फॉर हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन।
और ये परंतु कह रहा है कि यह कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन अभियोजन को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पीड़ित को अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो पीड़ित की ओर से यानी कि वादी की ओर से जो है वो न्यायालय अनुमत कर सकता है कि वो कोई अपनी पसंद का अधिवक्ता भी नियुक्त कर ले। इज़ दैट ओके? और भाई इसकी उपधारा 9 कह रही है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 8 the period during which a person has been in practice as a pleader or has rendered, whether before or after the commencement of this code, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called, shall be deemed to be the period during which such person has been in practice as an advocate। और वो कह रहा है कि उपधारा 7 और 8 के प्रयोजनों के लिए वो जो अवधि 10 वर्ष की गणना की जाएगी, वो 10 वर्ष की गणना जो है आप किसी भी पद नाम से वहाँ प्रस्तुत हुए हों कोर्ट के समक्ष, आपकी वो गणना एज एन एडवोकेट ही मानी जाएगी। आप भले ही उसमें डीजीसी रहे हों, एडीजीसी रहे हों, कुछ भी रहे हों, तो उस दौरान की आपका जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष की गणना के लिए वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ये इसका उपधारा 9 कह रही है। क्लियर है भाई? सर 8 का जो प्रोवाइजो है इसको एक बार और थोड़ा बता दें कि इसमें किसको अपॉइंट कर सकता है, क्या प्राइवेट एडवोकेट को या उन्हीं में से जो एडीजीसी या एपीओ जो भी है पीपी है उन्हीं में से अपॉइंट कर सकता है? ये अपनी पसंद का अधिवक्ता जो है ना वो आपका प्राइवेट लॉयर हो सकता है। ठीक है ना? जी जी जी। वो तो जो सरकार ने नियुक्त कर रखा है सरकार वाला वो तो वही रहेगा, उसमें से आप पसंद का अपनी किसी प्राइवेट कर सकते हैं। हाँ, प्राइवेट लॉयर को आप अपना यहाँ इंगेज कर सकते हैं। ठीक है ना? जी। आप सरकारी तो जो सरकार ने लगा रखा है वो काना है, कुबड़ा है, उसी से काम चलाना है। आप दूसरी कोर्ट का पकड़ के नहीं ला सकते कि जी मुझे तो उस कोर्ट का डीजीसी बढ़िया लग रहा, उसे बुला लो। आप अपना प्राइवेट लॉयर इंगेज कर सकते हैं, ये कह रहा है ये। जी, आज हमारी कोर्ट में भी एक पॉक्सो के एडीजीसी थे, उनका भूत उतार करके उन्हें सीधा जेल भिजवा दिया। अच्छा, क्या उन्होंने हमारे सचिव साहब पे हमला कर दिया और लाल मिर्ची पाउडर लाए थे वो, हाँ। सबके एडवोकेट के ऊपर भी पकेट दिया और एक सचिव साहब के उठा करके कुर्सी मार दिया। मतलब वो तो फिर उस पर मुकदमा लगा दिया, वो और उसकी अच्छी तरीके से मरम्मत करने के बाद उसे जेल भेज दिया। एसपीपी होंगे ना वो? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि वो हमारे अधिवक्ताओं के बीच में से नियुक्त वाले हैं कि सरकारी वाले हैं? नहीं, हमारे अधिवक्ताओं के बीच में से नियुक्त थे वो। अच्छा। जो स्पेशल बता रहे थे हाँ। आप में वो 10 वर्ष वाले, हाँ, वही थे एसपीपी। जी, एसपीपी। तो बड़ी हिम्मत की उन्होंने ऐसा करने के लिए भाई। तो उसी का तो उन्हें इनाम दिया गया है। जी। और धारा 25 बात कर रहा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। देखिए 24 में तो हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ा, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 25 में बताया गया है। और 25 क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, ये कह रहा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो मजिस्ट्रेट के यहाँ हमारे यहाँ नॉर्मली कौन करते हैं? एपीओ मजिस्ट्रेट्स के यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसका 1A कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। तो 1A में सेंट्रल गवर्नमेंट और 1 में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है। और 25 का सब क्लोज 2 कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3 नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जैसा उपधारा 3 में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। 3 क्या कह रहा है ये देख लीजिए।
3 कह रहा है वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी पर्टिकुलर केस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस प्रोवाइडेड दैट a police officer shall not be so appointed a if he has taken any part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted or if he is below the rank of inspector। तो 3 में ये व्यवस्था भी की गई है कि कोई पुलिस अधिकारी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। और वो क्या बता रहा है कि जहाँ की कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब जो ये परंतु है ये अलाउ कर रहा है कि पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। और किन शर्तों पर नियुक्त किया जा सकता है ये कह रहा है कि परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा का यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पुलिस अधिकारी लोक अभियोजक के तौर पर 25 के सब क्लोज 3 के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि उसने डायरेक्टली उसके इन्वेस्टिगेशन में कोई पार्ट ना लिया हो। और नंबर 2 कह रहा है कि यदि वह यदि वह नहीं हो और यदि वह निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का है तो उसको कम से कम इंस्पेक्टर होना चाहिए, तब ही कोई पुलिस अधिकारी भी सहायक लोक अभियोजक के तौर पर विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ये भी एक संभावना है। ठीक है जी। सर हाँ जी सर, ये जो एसपीपी जो होते हैं तो ये आप जो बता रहे हैं कि स्पेशली पॉक्सो में या एससी एक्ट में ही होते हैं नियुक्त, तो क्या ये और अदर कोर्ट में भी जा सकते हैं ये? नहीं ये तो आमतौर पर मैं हाँ क्या देख रहे हो जी? जैसे कि देखा था मैंने कि एससी एक्ट में थे वो, तो वो अब वो 11 नंबर उसमें चले गए हैं, तो ऐसा प्रोविजन है कि वो वहाँ पर से वहाँ जा सकते हैं। कौन किन के बारे में बात कर रहे हैं आप? अमित त्यागी जी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी सर। एक्चुअली वो एसपीपी थे ही नहीं। अच्छा सर। वो एडीजीसी ही थे और वो एसपीपी की तरह वहाँ काम कर रहे थे। जी। तो किसी सज्जन ने एक वहाँ स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सर, हाँ जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं सर, वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए या किसी पर्टिकुलर विंग के लिए अपॉइंट बिल्कुल किए जाते हैं। हाँ, तो वो सदब को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। हमारे यहाँ जो SC/ST कोर्ट है उस कोर्ट में ना वो नॉर्मल एडीजीसी ही काम देख रहे थे एसपीपी का। उसका लेकिन मैंने उनको कुछ टाइम पहले एज ए लॉयर, जैसे मतलब ये बनने से पहले उनको लॉयरशिप में देखा था, वो काउंसिल की तरह काम कर रहे थे। वो तो शायद आई थिंक कि अभी अपॉइंट हुए हैं इसमें। हाँ ये हम ही लोगों के बीच में से तो है सर। एक हार्डकोर क्रिमिनल थे, एक बहुत पॉलिटिकल अप्रोच वाला एक हार्डकोर क्रिमिनल था हमारे जनपद गाजियाबाद में, हमारे पास के जनपद में। तो उनके अगेंस्ट रिवीजन करना था और पॉलिटिकल अप्रोच की उनकी ये हद थी कि कोई भी एडीजीसी डीजीसी ये सब लोग कोई उनके अगेंस्ट रिवीजन करने को तैयार नहीं थे और कोई भी रिवीजन नहीं कर रहा था। तो डीएम ने उसके लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके उसी पर्टिकुलर रिवीजन के लिए रिवीजन कराया था। जी बिल्कुल। ये इस तरह के जैसे कि सीबीआई कोर्ट होती है और सीबीआई कोर्ट में वहाँ पे किसी एक केस के लिए या किसी एक डिपार्टमेंट से संबंधित केस के लिए उसके लिए भी एसपीपी अपॉइंट कर दिए जाते हैं। तो मतलब उसका एक स्पेशल टास्क है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। धारा 25 हम देख चुके हैं और जो धारा 25A है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और इसको जो है 2005 का अमेंडमेंट एक्ट था और जो 23/6/2006 से क्या है इन्फोर्समेंट में आया, उसके माध्यम से धारा 25A का यहाँ
जुड़ाव किया गया सीआरपीसी में, और ये अभियोजन निदेशालय के विषय में बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा था स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंक्स फिट। तो अभियोजन निदेशालय की जो स्थापना है वो धारा 25A के अकॉर्डिंग की जाती है, और राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है जिसमें एक अभियोजन निदेशक होंगे और उतने ही अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वे ठीक समझे। तो ठीक है, एक तो उसमें डायरेक्टर होगा ही होगा, और डिप्टी डायरेक्टर जितने ठीक समझे राज्य सरकार रख सकती है। और 25A का नंबर 2 कह रहा है कि अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ओनली इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 years एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। और ये कह रहा है कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता रूप में कम से कम 10 वर्ष तक का व्यवसाय में रहा है, और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। ठीक है, अभी पीछे एक IPS अधिकारी को यहाँ इसमें डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था सरकार ने, उसका जो अपॉइंटमेंट इसी आधार पर रद्द हो गया कि वो वकील नहीं है भाई। आशुतोष पांडे नाम के IPS अधिकारी हैं, उनको डायरेक्टर बैठा दिया था बना के यहाँ निदेशालय में, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है इसी उपधारा 2 से हिट हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो भाई एलिजिबल ही नहीं है, आप क्यों बैठा रहे हो उसको यहाँ, इसे कोई वकालत का अनुभव थोड़ा ही है, 10 वर्ष के वकालत का अनुभव चाहिए। ठीक है, और नंबर 3 कह रहा है द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक विंग है। ये क्या कह रहा है कि अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा। ठीक है, जो हमारे गृह विभाग के सचिव होंगे उनके डायरेक्ट अंडर में रहेंगे ये। ठीक है, और नंबर 4 कह रहा है कि एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा। निश्चित रूप से जो उप निदेशक है वो निदेशक के अधीन ही होगा। और 5वां कह रहा है कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो क्या बता दिया कि प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 1 या उपधारा 8 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। इज दैट क्लियर? सर इनका काम क्या होगा? सारी रामायण सुना दी मैंने, और तुम पूछ रहे सीता का बाप कौन था। मुझे समझ नहीं आया सर ये। अरे पिछली धारा में यही कहानी तो बता के आया हूँ कि ये क्या करेंगे। वही तो लोग हैं ये जो 24 में पढ़े हैं हमने। सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले जो लोक अभियोजक हैं ये उनके उस्ताद हैं, मुख्य इनके बॉस बैठे हैं ये। लेकिन सर यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर वो दिया हुआ है, इन्होंने नाम जो दिया है गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कृत्य करेंगे ये होम मिनिस्ट्री के। हाँ, तो होम मिनिस्ट्री का ही तो काम है बेटा, पुलिस को देखना, न्याय प्रशासन को देखना। होम मिनिस्ट्री के अंडर में तो आती है सारी कहानी। तो आपके जो SPP हैं, APO हैं, ये सब होम मिनिस्ट्री के इस अभियोजन निदेशालय के अंतर्गत आएंगे, होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में। ठीक है सर, मुझे पता नहीं था। पुलिस विभाग को कौन देखता है? पुलिस विभाग जो है वो हमारे किस विभाग के अंडर में आती है? जी सदर, होम मिनिस्ट्री के। हाँ,
जी सर, होम मिनिस्ट्री हाँ, तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में पुलिस है, तो ये पुलिस के वकील ही तो हैं। एसपीपी, एपीओ, डीपीओ, सारे जितने भी हैं ये। ओके सर, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, स्टेट को कोई बात रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टेट का इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होगी? स्टेट के कौन वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट वो रिपोर्ट करेंगे? तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया गया कि वो होम मिनिस्ट्री के प्रति लाइबल होंगे, वहाँ जाके बताएंगे। एक सिस्टम बनाया जाएगा ना। अभी हमें डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे यहाँ वो डायरेक्टर बैठे हैं ना, संयुक्त निदेशक हमारे यहाँ सहारनपुर में बैठा हुआ है। तो जो आपने देखा होगा जहाँ एपीओ वगैरह बैठते हैं वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना। तो ये सब उन्हीं के सबऑर्डिनेट हैं। जो लखनऊ में निदेशक बैठा हुआ है वो उन्हीं के सबऑर्डिनेट यहाँ सब ये लोग हैं। भाई एक चैन तो होगी ना। जो जिले का कप्तान है वो डीआईजी को रिपोर्ट करेगा, डीआईजी को एडीजी को रिपोर्ट करेगा, ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसी प्रकार ये अभियोजन निदेशालय भी एक अलग से विंग है जो कि एक गृह विभाग के ही अंतर्गत आती है, ऐसे समझिए इसको। प्रोसिक्यूशन के जो भी एडवोकेट है या एडीजी, एपीओ, सबका हेड ऑफिस अभियोजन निदेशालय है। बिल्कुल और बिल्कुल वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। बिल्कुल। जो स्टेट का वो है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जी 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 जी, ठीक ठीक। समझ आ गया। चलो कोई बात नहीं। नहीं। क्या कह रहे हैं? नंबर 6 देखिए, नंबर 5 पढ़ा है ना अभी। नंबर 6 कह रहा है एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 3 और एज द केस में बी सबसेक्शन 8 और ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 shall be subordinate to the डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। कह रहा प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो राज्य सरकार के द्वारा धारा 24 की यथास्थिति उपधारा 3 या उपधारा 8 के अधीन जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक जो धारा 25 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया जाएगा अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा। तो जो डिप्टी डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन का, ये उसके अंडर में आएंगे, ठीक है। और नंबर 7 कह रहा है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड द एरियाज फॉर विच ईच ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन हैव बीन अपॉइंटेड शैल बी सच एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। और अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशकों की शक्तियाँ तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा ऐसे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो उनके क्षेत्रों के बारे में उनकी जो क्षेत्राधिकार की नियति हो जाएगी वो धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार तय करेगी कि कौन से निदेशक का कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। उनकी शक्तियाँ, कृत्य और उनके लिए जो अभियोजन निदेशक नियुक्त किए जाएंगे वो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ये तय करेगी कि किसको कहाँ का चार्ज दिया जाए, किस निदेशक के अंडर में कहाँ तक का एरिया आएगा। इज दैट क्लियर? और इसकी उपधारा 8 कह रही है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और 8 कह रही है कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो राज्य का महाधिवक्ता जो है वो इनके सबऑर्डिनेट नहीं होगा अभियोजन निदेशालय के, समझे? क्लियर हुआ भाई? ओके सर। जी सर। जो अधिवक्ता महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता इनके सबऑर्डिनेट नहीं है। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह कहीं पेश हो रहा है जाके तो उस पर इनका कंट्रोल नहीं है राज्य के महाधिवक्ता के ऊपर। क्या समझे? क्लियर है? सर राज्य का जो महाधिवक्ता है वो क्या किसी भी स्टेट की कोर्ट में जाके सेशन कोर्ट में अपीयर हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन होते नहीं हैं वो। बिल्कुल। वो तो ऑल इन ऑल है भाई, है ना। लेकिन एक बात तो बताओ, हमारे यहाँ जो सीनियर एडवोकेट हैं वो तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते नहीं। वो बोला राज्य का महाधिवक्ता क्यों आएगा सहारनपुर ज़िले में या नोएडा ज़िले में है नहीं।
सही बात है सर। हाँ, तो जितेंद्र बैसियो जी, ये आप जितेंद्र जी आप कहाँ से हैं? नोएडा से? नोएडा से हैं सर, अमित भाई के छोटे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई मैं निवेदन करूंगा कि जिनका व्यवस्था शुल्क नहीं आया है वो कृपया अपना व्यवस्था शुल्क अपडेट कर दीजिए। क्लास में 3 दिन की आपकी डेमो क्लास होती हैं, वो आप पूरी कर चुके हैं जितेंद्र जी शायद। यदि आपको हमारे साथ रहना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ पे फॉर दैट 1000 रुपीज़ पर मंथ ओनली, दिस इज़ अ व्यवस्था शुल्क। ठीक है, ओके सर। चलिए आज की क्लास का मैं इन्हीं शब्दों के साथ समापन करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर